आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स वो वॉर्स हैं, वो लड़ाइयां हैं जो फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई हैं। ये तीन कार्नेटिक वॉर्स को समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। 1670s तक भारत के अंदर ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच ये चार ही मेजर ट्रेडिंग कंपनीज भारत में आ चुकी थी। लेकिन 1661 के अंदर ब्रिटेन के राजा चार्ल्स टू ने पोर्चुगीज के राजा की बेटी के साथ विवाह किया और पोर्चुगीज को अपने रास्ते से साइड कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ट्रैवनकोर का महाराजा मार्तंड वर्मा ने बैटल ऑफ कोलाचल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दिया और उस बैटल के बाद से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स इंडोनेशिया और मलेशिया में शिफ्ट कर लिए। यानी कि दो ईस्ट इंडिया कंपनी साइड हो चुकी है, अब दो बची हैं, फ्रेंच और ब्रिटिश। इन दोनों के बीच में तीन कार्नेटिक वॉर्स होती हैं, यानी कि तीन वॉर होती हैं। और कार्नेटिक मैं क्यों बोल रहा हूं? कार्नेटिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वो वाला रीजन है जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच वाला रीजन को कार्नेटिक कहते हैं। अब तीनों वॉर्स का पहले ओवरऑल ओवरव्यू देखते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर शुरू हुआ 1740 से 48। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से लेके 1753 तक। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 से लेके 1763 तक। पहला जो वॉर था उसका कारण यह था कि ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया एक यूरोप के अंदर एक स्टेट है, उसके अंदर राजा की गद्दी पे कौन बैठेगा उसका युद्ध हो रहा था। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन बोलते हैं जिसे, उसके कारण शुरू हुआ और खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल के नाम से। दूसरा कार्नेटिक वॉर इसलिए हुआ क्योंकि फ्रेंच के जो गवर्नर थे डुप्ले, वो कार्नेटिक की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। और ये कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। थर्ड कार्नेटिक वॉर जो था वो शुरुआत होता है 7 years वॉर जो यूरोप में चल रहा था और खत्म होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस से। समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1740 से 48 शुरू हुआ था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से, खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 53 शुरू हुआ था, फ्रेंच वाले लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे और खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 से लेके 1763 शुरू हुआ था, 7 years यूरोप में जो वॉर चल रहे थे और खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस से। अब आप लोग बोलोगे कि भाई साहब इसने है ना ऊपर ऊपर से बता दिया, इन डिटेल हमें समझना है। इन डिटेल पूरा नहीं समझने की कोशिश करते हुए हम लोग थोड़ा सा तो जरूर देखेंगे। देखो एक चीज और आपको बैकग्राउंड में याद रखनी है। 1707 तक, यानी कि जब तक औरंगजेब था तब तक मुगल एम्पायर अपने पीक पे था। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, अच्छा इन मुगल्स ने क्या कर रखा था, अपने एरिया को प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। उन प्रोविंसेस के अंदर सूबा होते थे। आप ऐसे समझ लीजिए, प्रोविंस का मतलब स्टेट और सूबा का मतलब डिस्ट्रिक्ट। हर एक प्रोविंस का एक गवर्नर होता था और हर एक सूबा का एक डेप्यूटी गवर्नर होता था। तो 1707 तक ये जो पॉलिटिक्स थी ये बहुत अच्छे से काम कर रही थी। औरंगजेब मरता है और मुगल एम्पायर वीक पड़ जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए हर एक प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे वो आपस में लड़ाई करते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट सोवर्निटी बोल देते हैं कि हम लोग अब इंडिपेंडेंट है। ऐसा ही एक स्टेट बनता है और उसका नाम था हैदराबाद, जो अपने आप को सक्सेसर स्टेट क्लेम करता है। उसका जो प्रोविंस है, जो गवर्नर है, उसका हेड बनता है निजाम, जो आसफ जा 1 बना 1724 में और उसने अपने आप को टाइटल दिया निजाम उल मुल्क का। उसके अंदर एक सूबा था जिसका नाम था कार्नेटिक और उसकी कैपिटल थी आरकोट। उसका नवाब, यानी कि हैदराबाद का जो निजाम था आसफ जा 1, वो उसका नवाब बनाता है किसको? सादतुल्ला खान 1 को। अब दो चीज समझना, एक प्रोविंस चल रहा है, एक सूबा चल रहा है। प्रोविंस के अंदर कौन है? निजाम। सूबा के अंदर कौन है? नवाब। निजाम के 2 बेटे थे, पहला नासिर जंग, दूसरा सलाबत जंग। और इसी निजाम का एक पोता भी था, यानी कि बेटी का लड़का, जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। 3 कैरेक्टर बताए मैंने, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलाबत जंग। वहीं दूसरी तरफ नवाब में 1724 से 1732 तक जो राज करता है वो सादतुल्ला खान फर्स्ट। उसके बाद सादतुल्ला खान की कोई संतान नहीं थी, तो वो अपने भाई गुलाम अली का बेटा दोस्त अली को सत्ता देता है।
1732 से लेके 1740 तक दोस्त अली राज करता है। दोस्त अली का बेटा होता है सफदर अली खान, वो 2 ही साल राज करता है 1740 से 1742। और दोस्त अली का एक दामाद होता है जिसका नाम है चंदा साहिब। 1742 में सफदर अली खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजगद्दी पे बैठे कौन? तब निजाम हैदराबाद का आता है, इंटरफेयर करता है और वो ये बोलता है कि सफदर अली खान का जो बेटा है सादतुल्ला खान 2, उसे टाइटल मिला और उसने बोला ये लड़का बैठेगा। लेकिन वो लड़का छोटा था, इसीलिए उसने एक प्रतिनिधि भी चुना और उस प्रतिनिधि का नाम था अनवरुद्दीन। अब 5 चीजें याद रखने: नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग, ये हैदराबाद के निजाम के हायरार्की में। इस तरफ नवाब में चंदा साहेब, सादतुल्ला खान 2 और अनवरुद्दीन। इनकी हायरार्की को और ये बैकग्राउंड की स्टोरी आपको दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। 1740 में यूरोप के अंदर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, यानी कि उस वॉर से यह तय होना था कि ऑस्ट्रिया की गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा। 1744 में ब्रिटिशर्स ने भी इस वॉर में अपना हिस्सा लिया। अगर वॉर यूरोप में हो रहा है और यूरोप में ईस्ट में ब्रिटिश और फ्रेंच एक दूसरे के अगेंस्ट है, यानी कि राइवल हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में भी वो कॉलोनीज एक दूसरे की राइवल होंगी। इंडिया में भी इंग्लिश और फ्रेंच एक दूसरे के राइवल रहेंगे। यही बात को ध्यान में रखते हुए 1745 में इंग्लिश ने इंडियन ओशन में फ्रेंच शिप्स के ऊपर हमला किया और वो तहस नहस कर दिया। उस समय फ्रेंच का गवर्नर था डुप्ले। उसने मॉरिशियस के गवर्नर बोर्दने को बुलाया और उन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाजें तोड़ दी और सितंबर 1746 के अंदर मद्रास को कैप्चर कर लिया। अच्छा, सेंट जॉर्ज नाम था मद्रास का, याद रखना, और सेंट डेविड कडलूर का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और फ्रेंच की जो इंपॉर्टेंट थी वो पुदुचेरी और कराईकल। इतना समझ में आया? अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सितंबर 1746 में फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर कर लिया। उसके बाद ब्रिटिश जाते हैं अनवरुद्दीन के पास। आपको याद है अनवरुद्दीन नवाब? जी हाँ, सादतुल्ला खान का प्रतिनिधि। उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई फ्रेंच हमारे साथ इंटरफेयर कर रहा है। अनवरुद्दीन फ्रेंच को बोलता है भाई रुक जा डुप्ले, थोड़ा सांस ले ले, मत कर ये सब चीजें। लेकिन डुप्ले दिमाग लगाता है और वो अनवरुद्दीन को बोलता है कि अनवरुद्दीन तू चुप बैठ, मैं तेरे को मद्रास दूंगा। अनवरुद्दीन बोलता है ठीक है, देखते हैं। लेकिन अनवरुद्दीन को इसकी बात पे भरोसा नहीं था और डुप्ले बाद में पलट भी जाता है। इसीलिए अक्टूबर 1746 के अंदर अनवरुद्दीन अपनी 10,000 की सेना को लेके मद्रास की तरफ भेजता है और वो बोलता है कि मैं मद्रास को कैप्चर करूंगा। एक नदी थी अदियार नदी, और बहुत ही फेमस बैटल हुई, बैटल ऑफ अदियार। यहां पे 10,000 की सेना अनवरुद्दीन की और 1000 की सेना डुप्ले की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता होती है। इस बैटल को जाना जाता है बैटल ऑफ सेंट थॉम भी। उसके बाद आगे चल के 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल हुई, जिसने ये बोला कि भाई साहब फ्रेंच, आपने जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स की इंडिया में ली हैं वो वापस कर दो ब्रिटिशर्स को, यानी कि मद्रास अब वापस ब्रिटिश के पास चले गया। और वहीं नॉर्थ अमेरिका, जो आज का कनाडा है, वहां पे एक टेरिटरी थी लुइसबर्ग, वो वापस फ्रेंच के पास आ गई। वो ब्रिटिशर्स ने हथिया ली थी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म। समझ में आया? दूसरा कार्नेटिक वॉर शुरू कैसे हुआ था? मैंने बताया आपको, दूसरा कार्नेटिक वॉर शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि फ्रेंच इन्वॉल्व कर रहा था लोकल पॉलिटिक्स में। उसने बोला मैं देखता हूं ये आपस में लड़ रहे हैं, इनका फायदा उठाया जाए। तो डुप्ले ने इंटरफेयर करना शुरू किया। डुप्ले के पास ताकत भी थी, उनकी आर्मी भी स्ट्रांग थी। वहीं दूसरी तरफ चंदा साहेब, जिनको मराठा पकड़ के लेके गए थे साहूजी महाराज, वो किसी तरह वहां से भाग जाता है और वो ये देखता है कि भाई साहब अनवरुद्दीन, तू तो नव्यत डायनेस्टी का कुछ है भी नहीं और तू राज कर रहा है नवाब बन के, ऐसा कैसे? ऐसा तो नहीं चलेगा। तो चंदा साहिब और अनवरुद्दीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के राइवल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसफ जाह वस्त 1748 में मर जाता है और उसका जो सक्सेसर बनता है वो होता है मुजफ्फर जंग। यानी कि आसफ जाह वन ने यह बोला कि मुजफ्फर जंग मेरे मरने के बाद बनेगा, लेकिन मुजफ्फर जंग उसका पोता था, उसका बेटा था नासिर जंग। तो नासिर जंग को यह बात समझ में नहीं आई, इसीलिए नासिर जंग उससे बदला लेने के लिए जाता है अनवरुद्दीन के पास। अब अनवरुद्दीन, नासिर जंग एक तरफ, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब एक तरफ। चंदा साहिब के साथ आ जाती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन के साथ आ जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फिक्स हो जाता है। इतना समझ में आया आप सबको?
ठीक है, तो अब हुआ क्या, दो टीम बन चुकी हैं। पहली टीम के अंदर कौन कौन है, मुजफ्फर जंग है, चंदा साहिब है और फ्रेंच है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी टीम में कौन कौन है, नासिर जंग है, अनवरुद्दीन है और ब्रिटिश है। 1748 के अंदर यहां वाली टीम आरकोट पे हमला करने जाती है, यानी कि फ्रेंच अपने दोनों चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग को लेकर आरकोट की तरफ जाते हैं। वहीं अनवरुद्दीन को पता चल जाता है कि भाई साहब ये लोग आ रहे हैं और ये इन्हें अंबर, वहां पे एक बैटल होती है, बैटल ऑफ अंबर 1748 में। उस बैटल में फ्रेंच वाले चंदा साहिब मुजफ्फर जंग मिलके अनवरुद्दीन को मार देते हैं, यानी कि यहां का नवाब गया और अब नवाब बनता है कार्नाटिक का चंदा साहिब। फ्रेंच के पास पावर आ गई नवाब की, खत्म। आगे चलते हैं। उसके बाद अनवरुद्दीन का एक बेटा था वल्ला जहा, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती है और बोलती है कि हम तुझे आने वाले समय में नवाब की कुर्सी पे बैठाएंगे, तू टेंशन मत ले। तो अब वल्ला जहा आ जाता है कैरेक्टर बन के। फिर से 3-3 की टीम हो गई। आगे बढ़ते हैं। 3 बैटल हुई तिरुवदी की 1750 के अंदर, जिन बैटल्स के अंदर फ्रेंच ने यह बता दिया कि हम लोग, 3 नहीं एक्चुअल में 2 ही थी, जिन बैटल में यह बता दिया कि फ्रेंच ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो कितने ताकतवर है। यहीं से वल्लजा भाग के जिंजी के फोर्ट में चले गया और 1750 में फ्रेंच ने जिंजी के फोर्ट को भी अपनी तरफ से सीज कर लिया, यानी कि उसका घेराव कर लिया। इस जिंजी के फोर्ट में नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। नासिर जंग कैसे मरता है, डुप्ले किसी नासिर जंग की आर्मी के साथ ही हाथ मिला लेता है और वो ही बंदा नासिर जंग को मार देता है। यहां से एक और कैरेक्टर डाउन हो गया। ये वल्लजा अब यहां से हटके तिरुचिनोपल्ली चले जाता है, लेकिन वहीं यहां जो 3 की जो गैंग थी उसका एक आदमी मर जाता है बैटल ऑफ लक्की रेड्डीपल्ली में। उसका नाम था मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग गया। अब यहां पे कौन बचा, चंदा साहिब और फ्रेंच, और यहां पे कौन कौन है, वल्लजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वल्लजा तिरुचिनोपल्ली पहुंच जाता है। वहीं पे दोबारा से फ्रेंच उन्हें घिराव कर लेता है तिरुचिनोपल्ली फोर्ट का। ब्रिटिश भी आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स और वल्लजा दोनों को उसी फोर्ट में घेराव करके रखता है। एक ब्रिटिश का ऑफिशियल वहां से निकलता है और पहुंचता है फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड जानते हो आप, जी हां, कड्डलूर। उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो पहुंचता है, अपने हायर ऑफिशियल्स को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रखी है। उसके हायर ऑफिशियल भी परेशान। वहीं जाके वो एक सुझाव देता है कि फ्रेंच और चंदा साहिब बहुत दूर है आरकोट से, जो कि कार्नाटिक की कैपिटल थी, और ये सही मौका है आरकोट को कैप्चर करने का। अपने 50 सोल्जर लेके जाता है रॉबर्ट क्लाइव और आरकोट को खत्म कर देता है, यानी कि आरकोट पे कब्जा कर लेता है। आरकोट पे कब्जा हो गया। दूसरी तरफ फोर्ट सेंट डेविड से ही तिरुचिन्नपल्ली पे फोर्सेज आती हैं। 1752 में फ्रेंच सरेंडर कर देते हैं, लेकिन डुप्ले मानता नहीं है। 1753 में 3 बैटल होती हैं, बैटल ऑफ तिरुचिन्नपल्ली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना गंदा मारती है फ्रेंच को, लेकिन फिर भी डुप्ले हार मानने वालों में से नहीं है। सारा पैसा सब कुछ तबाह हो गया। और अब फ्रेंच की जो सरकार वहां बैठी है फ्रांस में, वो बुलाती है डुप्ले को वापस कि भाई अब तू आ जा, तेरा बहुत हो गया गेम। डुप्ले वापस चले जाता है और गोदेहू उसकी जगह गवर्नर बन के आता है नया फ्रेंच का। 1750 और में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जिनमें ये बोला जाता है कि पीस ट्रीटी थी कि भाई अब शांति से रह जाओ, दोनों टीम का बहुत नुकसान हो गया। उसके बाद थर्ड कार्नेटिक वॉर होती है। देखो, थर्ड कार्नेटिक वॉर से पहले बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारा धन आ चुका है, तो अब उनके पास फाइनेंशियल पावर है। वहीं यहां पे फ्रेंच के पास कौन सा गवर्नर है, गवर्नर ऑफ फ्रेंच गोदेऊ। ये ठीक ठाक काम नहीं करता, इसको वापस बुला लेते हैं। इसकी जगह दूसरा आता है लेरेट, वो भी ठीक ठाक काम नहीं करता, उसको भी वापस बुला लेते हैं। बस गोदेऊ को याद इसलिए रखना है क्योंकि उसके कार्यकाल में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई। लेरेट भी वापस गया। उसके बाद आता है कौन, काउंट डी लैली। वो थोड़ा बहुत सांस आदमी लेता है, थोड़ा बहुत बढ़िया तरीके से फ्रेंच को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। 1758 में हुआ क्या, देखो 1756 में 7 ईयर्स का वॉर चल रहा था यूरोप के अंदर, जिसमें दोबारा से फ्रेंच और इंग्लिश आमने सामने थे, राइवल थे। तो यहां भी राइवल होंगे, सिंपल सी बात है, कॉलोनीज हैं वहां भी और यहां भी, तो यहां भी एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चंद्रनगर बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया था फ्रेंच का, जो बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर भी था फ्रेंच का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने उस पूरे ट्रेडिंग सेंटर को खत्म कर दिया। फ्रेंच भड़क गई। वहां से आता है काउंट डी लैली, कड्डलूर को खत्म कर देता है, अपना कब्जा कर लेता है कड्डलूर के ऊपर, फोर्ट सेंट डेविड के ऊपर। अब सोचता है कि भाई मैं मद्रास पे भी कब्जा कर लूंगा, लेकिन पैसे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स के पास बहुत पैसे हैं। ये सोचते हैं ऐसे कैसे कब्जा कर लेगा मेरे भाई, अभी हम जिंदा हैं।
कब्जा करने जाता है, नहीं होता है। काउंट डी लैली को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खदेड़ देती है, पर ये हार नहीं मानता है। 1760 के अंदर बैटल ऑफ वेंडी वॉश होता है। वेंडी वॉश एक जगह है कार्नेटिक के अंदर ही, वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खदेड़ देती है और ये साबित कर देती है कि हाँ, सुप्रीम पावर एक ही है, ब्रिटिश। सारी टेरिटरीज, चाहे वो पौंडीचेरी हो, माहे हो, कराईकाल हो, फ्रेंच से ले लेती है और काउंट डी लैली को बंदी बना लेती है। जैसे ही 7 ईयर वॉर जो वहां पे चल रहा है यूरोप में, वो खत्म होता है 1763 में। उसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें यह बोला जाता है कि आप अपने जो भी टेरिटरीज एक दूसरे ने हथियाई हैं वो वापस दे दो। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज होती हैं। ब्रिटिशर्स पौंडीचेरी, माहे, कराईकाल वापस फ्रेंच को दे देता है। काउंट डी लैली को भी बोलता है कि भाई तू अब अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई नहीं करेगा, ना ही तू आर्मी रखेगा, तो चुपचाप अपना धंधा कर, अपनी दुकान चला बस। बैटल ऑफ वेंडी वॉश ने यह बता दिया कि ब्रिटिशर्स कितनी सुप्रीम पावर है। ये 3 कार्नेटिक वॉर थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर देखना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो बताने वाला हूं, ये वीडियो का जो माइंड मैप है वो नीचे मिलेगा। वो माइंड मैप को समझो, नोट्स बनाओ, या जो हमारे वाले नोट्स का जेरोक्स निकालो, फोटोकॉपी निकालो। उसके बाद क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आज का यही काम है आपका। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मन्नू सांगवान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।